अच्छा, तो चले इस सिलसिले को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर जहनों में आता है और बहुत ज़रूरी भी है। सवाल ये है कि अगर एक माँ का इंतकाल हो जाए तो उनकी जायदाद उनके बच्चों में कैसे तकसीम होगी? इसके पीछे क्या कवानीन है? चलें इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। हाँ, तो बुनियादी सवाल यही है कि माँ की जायदाद को तकसीम करने का सही तरीका आखिर है क्या। देखें, ये एक ऐसा मामला है जो बहुत से घरों में पेश आ सकता है, और अगर इसकी सही समझ ना होना तो काफ़ी उलझनें पैदा हो सकती हैं। इसीलिए इसको ठीक से जानना ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं असल वारिसों पर, यानी सबसे पहले हिस्सा किसे मिलता है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जायदाद सीधी बच्चों में तकसीम हो जाती है। नहीं, इससे पहले कुछ और लोगों का हिस्सा निकलता है। ये पहला और सबसे अहम कदम है। तो इसकी तरतीब क्या है? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मरहूमा के शौहर का हिस्सा अलग किया जाएगा। फिर अगर मरहूमा के अपने वालिदैन यानी बच्चों के नाना नानी जिंदा हैं तो उनका हिस्सा निकाला जाएगा, और जब इन दोनों का हिस्सा निकल जाए तो जो कुछ भी पीछे बचेगा वो फिर जाएगा बच्चों में। ठीक है, तो शौहर और वालिदैन का हिस्सा तो निकल गया। अब आते हैं असल मौजू पर, बेटे और बेटी का हिस्सा। वो जायदाद जो अब बच गई है उसे बेटों और बेटियों में कैसे बांटा जाएगा? उसका भी एक बिल्कुल वाज़ेह साफ उसूल है, और ये उसूल बिल्कुल सीधा सा है। बेटे को बेटी से दुगना हिस्सा मिलता है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो अगर जायदाद के 3 हिस्से किए जाएं तो 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे और 1 हिस्सा बेटी को। यही तकसीम का सबसे बुनियादी कानून है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि मरहुमा का कोई बेटा नहीं होता, सिर्फ बेटियां होती हैं। तो इस सूरत में क्या होगा? ये एक खास सिचुएशन है और इसके लिए अलग उसूल हैं। चलें इसको देखते हैं। तो अगर सिर्फ बेटियां हैं तो क्या होगा? इसके भी समझें 2 अलग अलग केसेस बन सकते हैं। पहला केस ये है कि मरहुमा की 2 या इससे भी ज्यादा बेटियां हों लेकिन कोई बेटा ना हो। ऐसी सूरत में हिस्सों का निज़ाम थोड़ा बदल जाता है। इस चार्ट को देखें जरा, ये बिल्कुल साफ बता रहा है। अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो इन सबको मिलाकर कुल जायदाद का 2/3 यानी 2/3 हिस्सा मिलेगा। शौहर का हिस्सा 1/4 यानी 1/4 होगा, और इन सब के बाद जो बचेगा वो मरहुमा के वालिदैन यानी बच्चों के नाना नानी को मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हुई 2 या ज्यादा बेटियों की बात। लेकिन फर्ज करें कि औलाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी हो, कोई दूसरा बहन भाई नहीं। तब क्या होगा? ये हमारा दूसरा स्पेशल केस है। इस सूरत में, जैसे कि ये चार्ट दिखा रहा है, अकेली बेटी को जायदाद का ठीक आधा हिस्सा मिलेगा, यानी 1/2। शौहर का हिस्सा वही रहेगा, 1/4, और मरहुमा के वालिदैन को इस बार कुल जायदाद का छठा हिस्सा यानी 1/6 मिलेगा। चलें, अब एक इंतहाई अहम नुक्ते पर आते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसमें आजकल बहुत कन्फ्यूजन होती है। सवाल ये है कि अगर एक औरत की 1 से ज़्यादा शादियां हुई हों तो उसके अलग अलग शौहरों से जो औलाद है उनका जायदाद में क्या हक होगा? इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। माँ के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो पहले शौहर से हों या दूसरे से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब के सब उसकी जायदाद में बराबर के शरीक होंगे। कानून की नज़र में वो सब मरहुमा की ही औलाद हैं, इसलिए विरासत में उनका हक भी बराबर का है। तो चलिए, अब तक जो कुछ हमने समझा है उसको जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये अहम उसूल हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अहम बातें क्या थीं? नंबर 1, सबसे पहले शौहर और वालिदैन का हिस्सा निकलेगा। नंबर 2, इसके बाद बच्चों में बेटे को बेटी से डबल मिलेगा। नंबर 3, अगर बेटा कोई नहीं, सिर्फ बेटियां हैं तो उनके हिस्से फिक्स्ड हैं। नंबर 4, और ये बहुत अहम है, माँ की सब शादियों से होने वाली औलाद विरासत में बराबर की हकदार है। और हाँ, आखिरी बात, हिस्सा उसी को मिलेगा जो तकसीम के वक्त जिंदा हो। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये जो विरासत के कवानीन हैं उनको ठीक से जानना और उन पर अमल करना, ये ख़ानदानी सुकून के लिए और हर हकदार को उसका जायज़ हक दिलाने के लिए आखिर कितना ज़रूरी है, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा।